नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है IT बर्ड मरना यूट्यूब चैनल में। और आज हम 5 मार्च 2022 शिफ्ट 2 CPT के क्वेश्चंस हैं। ये CPCT के क्वेश्चंस हैं। ये CPCT का पेपर आप देख रहे हैं, CPCT। तो इसके क्वेश्चंस की एनालिसिस करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं कि इसके क्वेश्चन कैसे आए हैं। इससे पहले हम 3 पेपर की एनालिसिस कर चुके हैं और वहाँ पर हमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन टफ नहीं लगा जो कि कठिन हो। चलिए बातें कम काम ज़्यादा शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि इसके अंदर 52 क्वेश्चंस कंप्यूटर के आते हैं और पहला क्वेश्चन है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जी हाँ, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ कि बेसिक पढ़ने से कुछ नहीं होगा, हमें थोड़ा सा टफ पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर सी लैंग्वेज मतलब बेसिक पढ़ने से काम नहीं चलने वाला, आपको थोड़ा एडवांस पढ़ना पड़ेगा। अब देख लीजिए, सी लैंग्वेज का क्वेश्चन पूछा गया है। तो सी लैंग्वेज के बारे में मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं वो, जैसे कि किसने बनाई, कब बनाई, तो ये हमें मालूम होना चाहिए। तो न केवल सी लैंग्वेज बल्कि C++ वगैरह भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सी लैंग्वेज के बारे में पूछा गया है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में गुणन अंकगणितीय ऑपरेटर को निम्नलिखित में से किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। तो दोस्तों, गुणन अंकगणितीय प्रतीक मतलब किस प्रतीक के द्वारा, किस सिंबल के द्वारा सी लैंग्वेज में गुणा किया जाता है। जिन लोगों ने सी लैंग्वेज चलाई उन्हें पता है, जिन लोगों ने नहीं चलाई है उन्होंने कम से कम एक्सेल तो जरूर चला ही होगा। तो एक्सेल के अंदर हम गुणा करने के लिए स्टार का यूज करते हैं। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, ये है स्टार। ठीक है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एम्बेडेड सॉफ्टवेयर आधारित कार्यों का उदाहरण नहीं है। यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि किसी को लिंक करता हो, किसी पे क्लिक करने पर ओपन कर लेता हो, या किसी अन्य सॉफ्टवेयर को लिंक कर लेता हो, जोड़ लेता हो, ऐसा सॉफ्टवेयर कौन सा है निम्न में से। तो आप देखें, पहला दिया है चिकित्सा, इसको आप हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं सॉरी। इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम फाउंड इन मेडिकल इमेजिंग इक्विपमेंट। यहाँ पर इमेज वगैरह इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो क्लिक करने पर दूसरी इमेज लिंक हो जाएगी, जुड़ जाएगी, ऐसा काम करना पड़ेगा। लेकिन इंटरनेट ब्राउज़र के अंदर कोई भी चीज़ लिंक नहीं हो पाती है, यहाँ पे हम एम्बेड नहीं कर पाते हैं। और ये जो है वेब पेज को दिखाने का काम करता है, लिंक को दिखाने का काम करता है, लेकिन एम्बेडिंग करने का काम नहीं करता। तो इसका आंसर जो है बिल्कुल सही है, इंटरनेट ब्राउज़र, जो कि एम्बेडिंग का इस्तेमाल नहीं करता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की कीबोर्ड पर 0 से 9 तक के लेबल वाली कीज को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उस पर कीबोर्ड की जो पटल होता है, कुंजी पटल, वहाँ पर 0 से 9 तक के अंक को हम न्यूमेरिकल की या नंबर्स की के नाम से भी जानते हैं। निम्न में से मॉनिटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस क्या है। कंप्यूटर के लिए सॉरी, तो कंप्यूटर के लिए आउटपुट डिवाइस आप इसके आंसर में देखेंगे, मॉनिटर भी है, प्रिंटर भी है, दोनों ही आउटपुट डिवाइस हैं। लेकिन पूछा गया है प्राथमिक यानी कि मुख्य आउटपुट डिवाइस कौन सा है जिसके बिना काम पॉसिबल नहीं है। तो मॉनिटर के बिना हम कंप्यूटर पर काम नहीं कर सकते, इसलिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस यहाँ पर मॉनिटर है। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम न्यू टेक्नोलॉजी यानी कि NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फास्ट सिस्टम NTFS का समर्थन नहीं करती है। तो विंडोज़ XP जो है और उसके ऊपर जितनी विंडोज़ हैं सभी NTFS का समर्थन करती हैं। और यहाँ पर विंडोज़ ME जो है वो आप मतलब सही आंसर है, विंडोज़ ME NTFS का समर्थन नहीं करती। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि प्रणाली के संसाधनों का नियंत्रण करते हैं और कंप्यूटर के अंदर के सभी विवरणों को समन्वयन करते हैं, उन्हें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या कहा जाता है। यानी कि ऐसा प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर के सभी कामों को करता है उसको यूनिक्स में क्या कहते हैं। तो यूनिक्स के अंदर सभी काम करने के लिए एक प्रोग्राम इस्तेमाल किया जाता है
जिसको हम कर्नल प्रोग्राम कहते हैं, तो इसका आंसर है कर्नल। जी हाँ, कर्नल। अब देख लीजिए यहाँ पे यूनिक्स के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं और यूनिक्स के क्वेश्चन को भी ध्यान दीजिए, इसलिए यूनिक्स के बारे में भी बेसिक चीज़ें पढ़ते रहिए कि यूनिक्स क्या है, कौन कौन सी कमांड होती हैं, कौन कौन सी फाइलें होती हैं, सिस्टम फाइल क्या है यूनिक्स का, वो कम से कम पढ़ लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि खाली स्थान कंप्यूटर मेमोरी है जो कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट चैनलों के उपयोग के बिना किसी कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए पहुंच योग्य है। इंग्लिश पढ़ते हैं। खाली स्थान डैश इज अ कंप्यूटर मेमोरी दैट इज एक्सेसिबल टू द चैनल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर। यानी कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं सीपीयू के द्वारा विदाउट द यूज ऑफ कंप्यूटर इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइस के बिना एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जो सीपीयू के अंदर की इनपुट आउटपुट के बिना अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है, मुख्य मेमोरी होती है। तो ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर प्राइमरी मेमोरी, ये सही आंसर है प्राइमरी मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर पीढ़ी कृत्रिम बुद्धि का इस्तेमाल कर रही है, यानी कि एआई का इस्तेमाल कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रही है। तो इसका सही आंसर है पांचवी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी में एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करूँगा ज़्यादा क्योंकि 52 क्वेश्चन है और ये मेरे को 30 मिनट के या 40 मिनट के अंदर अंदर पूरे करने हैं ताकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा खराब ना हो। अगला क्वेश्चन है कि कार्य की यानी कि शारीरिक या स्वभावजन्य यानी कि व्यवहार संबंधी विशेषताओं के आधार पर जीवित व्यक्ति की पहचान करने के लिए आमतौर पर काम में ले जाने वाली यंत्र संरचना क्या है, यानी कि जीवित व्यक्ति के द्वारा किसी चीज़ को पहचाने जाने वाली चीज़ कौन सी होती है। तो हम आंखों की रेटिना और फिंगरप्रिंट के द्वारा पहचान सकते हैं, यानी कि बायोमेट्रिक के द्वारा हम चीज़ों को पहचान सकते हैं और ये जीवित व्यक्ति के द्वारा ही पॉसिबल हो पाता है। अगला प्रश्न है ब्लू रे डिस्क के जो तरंग दैर्ध्य है वो कितना होता है। तो इसका तरंग दैर्ध्य तो आपको याद ही करना पड़ेगा और ये होता है 405 nm यानी कि नैनोमीटर, ठीक है। और ये जो है फिक्स है और ये चीज़ें हमें याद करना पड़ेगा। और आप गूगल भी कर सकते हैं कि ब्लू रे डिस्क होता क्या है। एक्चुअली में ये दिखने में सीडी की तरह होती है, सीडी जैसी होती है और ये जो है सीडी डीवीडी के समझ जैसी ही होती है। और ये जो है डाटा को दिखाने मतलब डाटा को सेव करने का काम करती है। और इसमें देख करके अपन नहीं कह सकते ये सीडी है कि डीवीडी है, लेकिन थोड़ी डार्क होती है और ये डार्क होती है, ब्लू कलर की दिखती है। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। और ये जो है नैनोमीटर 405 nm होता है और ये मतलब होता है, इसका मतलब होता है 10⁻⁹। अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों कि कंप्यूटर के सीपीयू में लॉजिकल यूनिट क्या करता है। तो कंप्यूटर के सीपीयू में लॉजिकल यूनिट यानी कि एएलयू का जो पार्ट है वो क्या करता है, वो अर्थमेटिक पार्ट होता है, वो करता है मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व, और लॉजिकल पार्ट होता है वो करता है तुलनात्मक संख्याओं का काम करता है, यानी कि दो संख्याओं में तुलना करने का काम करता है। सही आंसर है ये। अगला प्रश्न है कि ब्लॉक क्या होते हैं, एक प्रकार के ब्लॉक्स क्या हैं। तो ब्लॉक्स दोस्तों जो होते हैं, ब्लॉक्स को हम वेबसाइट या वेब पेज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है वेबसाइट, बिल्कुल सही है। निबल इंटरलिविंग या बहुसंकेत मल्टीप्लेक्सिंग में तीव्र चैनल पर बहुसंकेत सिग्नल के लिए इनपुट के रूप में एक लोअर स्पीड चैनल से डैश लिया जाता है। तो दोस्तों जरा इसे पढ़ते हैं इंग्लिश में। निबल इंटरलिविंग ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग टेक्स ए डैश फ्रॉम ए लोअर स्पीड चैनल, यानी कि लोअर स्पीड चैनल में क्या लिया जाता है, कितने डाटा लिए जाता है चैनल एस इनपुट फॉर ए मल्टीप्लेक्स सिग्नल ऑन ए हाई स्पीड चैनल। यानी कि ये बताया गया है, ऐसा पूछा गया है दोस्तों। ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन हो सकता है, अगर आप समझेंगे तो बहुत इजी है, नहीं समझेंगे तो ये थोड़ा सा कठिन लगेगा।
इसको समझिए, ये सब पूछा गया है कि लो स्पीड चैनल में जो डाटा ट्रांसफ़र होता है वो किस तरीके से होता है, कितना डाटा ट्रांसफ़र होता है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कम्युनिकेशन जब हमने पढ़ाया फंडामेंटल में, तब बताया था कि डाटा ट्रांसफ़र करते समय एक बार में एक ही डाटा ट्रांसफ़र होता है, एक बार में एक ही कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है, यानी कि 8 बिट ट्रांसफ़र होती हैं। और ये अगर लोअर स्पीड में होगा तो जाहिर सी बात है उसमें और कम होगा। बिट का मतलब होता है 8 बिट मतलब 1 बाइट, 1 बाइट से कम होगा यानी कि निबल होगा, और निबल से भी कम होता तो 1 बिट होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 4 ऑप्शन में बिट आंसर नहीं है। कम से कम बिट होता है तो बिट ट्रांसफ़र नहीं है, तो इसलिए इसके अंदर बिट से बड़ा निबल दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर है निबल। क्या आंसर है इसका? सही आंसर है निबल। निबल के बाद हम अगले ऑप्शन पे आते हैं जिसमें दिया हुआ है निबल, सॉरी ये तो हो गया। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करने वाली एक गैर इन्वेसिव इमेजिंग तकनीक क्या कहलाती है जो रोग का पता करती है, निदान और उपचार की निगरानी हेतु उपयोग की जाती है। इसको हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो शायद समझ में आएगा, हिंदी में थोड़ा सा कठिन लग रहा है मुझे। व्हाट इज ए नॉन इन्वेसिव इमेजिंग टेक्नोलॉजी यूजिंग magnetic field that produce 3-dimensional details anatomical image। एनाटॉमिकल्स का बारे में आप जानते होंगे। एनाटॉमी का मतलब होता है कि हम जैसे अपनी जो बॉडी है, बॉडी के ऊपर चमड़ी है, चमड़ी के अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, मसल्स क्या है, मसल्स के नीचे क्या है, एक एक करके उनको जानना एनाटॉमी के अंतर्गत आता है, सिखाया जाता है। और एनाटॉमिकल इमेज को पता करना, यानी कि बॉडी के अंदर क्या है, हमारी में बॉडी में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, कौन से रोग चल रहे हैं, ये सब मालूम करना, ये सब पता कर सकते हैं अपन एक अल्ट्रासाउंड से भी पता कर सकते हैं। और अल्ट्रासाउंड, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करने का बोल रहा है वो बोल रहा है कि यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है हायर तरीके से। तो जिन लोगों ने MRI कराई होगी उन्हें पता होगा कि MRI कराने से क्या होता है। MRI से हमारी बॉडी के अंदर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मालूम चल जाती है। इसका आंसर है MRI, बिल्कुल करेक्ट है। अगर MRI ना होता तो हम अल्ट्रासाउंड की तरफ जा सकते थे। अगला प्रश्न है वास्तविक रंग उत्पन्न करने के लिए ग्राफिक्स कार्ड की कलर डेप्थ कितनी होनी चाहिए। तो इसका जो जितना ज़्यादा डेप्थ होगी ग्राफिक्स कार्ड की उतना अच्छा है हमारे लिए। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा 24 बिट दिया हुआ है, तो 24 बिट इसका आंसर होना चाहिए। तो सही आंसर है 24 बिट। अगला प्रश्न है MS वर्ड में एक वर्ड एक कैरेक्टर जो आधार रेखा से ऊपर होता है, यानी कि जैसे कि आपका जो S है अगर जो ऊपर चला जाए जैसे स्क्वायर लगता है उस तरीके से, जो 6 है ये ऊपर चला जाए जैसे कि स्क्वायर लगाया जाता है इस तरीके से, तो ये क्या होता, तो उसे क्या कहते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है आपको समझ में आ गया होगा। अगर 6 स्क्वायर के रूप में होगा तो उसे क्या बोलेंगे, वो एक सुपरस्क्रिप्ट इफेक्ट होगा, सुपरस्क्रिप्ट इफेक्ट होगा। और नीचे आता है तो वो सबस्क्रिप्ट इफेक्ट होता है। अगला प्रश्न है आपके कंप्यूटर को अन्य कंप्यूटर या फिर इंटरनेट से जोड़ने के लिए मदद करता है। वीडियो कार्ड नहीं, साउंड कार्ड नहीं, जी हाँ NIC कार्ड। NIC कार्ड है जो कि ये काम करता है नेटवर्क में या इंटरनेट में जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका पूरा नाम भी होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगला प्रश्न है खाली स्थान तब होता है जब ज़्यादा ऊर्जा की खपत वाले हिस्से जैसे कि मॉनिटर या हार्ड ड्राइव बंद हो जाती है, यानी कि डैश इज व्हेन द मोर पावर हैंगरी कंपोनेंट सच एज मॉनिटर एंड हार्ड ड्राइव आर पुट इन आइडल, यानी कि ऐसे डाटा कंप्यूटर के ऐसे पार्ट जो बंद हो जाएं, जैसे हार्ड डिस्क या मॉनिटर स्लीप मोड में चला जाता है, तो वो क्या कहलाता है मोड वो, तो स्लीप मोड या स्टैंड बाई मोड बोलते हैं। या स्लीप मोड नहीं दिया हुआ है तो इसका आंसर है स्टैंड बाई मोड। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि C++, जी देखिए C++ का नाम भी आ गया। मैं अभी बोल रहा था कि
सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो आ गया सी प्लस प्लस, एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है, डैश द्वारा विकसित की गई है। इसको किसने बनाया है? तो सी लैंग्वेज को बनाया था डेनिस रिची ने, और सी प्लस प्लस को बनाया है बीजन स्टर्प ने। किसने बनाया है? स्टर्प ने शायद 1972 में शायद इसको बनाया है AT&T लाइब्रेरी में। अगला प्रश्न है कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में ANI का प्रोनाम क्या है? तो ANI का प्रोनाम सुरक्षा के लिए है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आइडेंटिफाई करने का काम किया जा रहा होगा, तो ये ऑटोमेटिक नंबर आइडेंटिफिकेशन, बाकी और किसी में नहीं हो रहा है। तो ये ANI सिक्योरिटी के लिए है। तो ऑटोमेटिक नंबर आइडेंटिफिकेशन फुल फॉर्म इसकी है। तो सिक्योरिटी से यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन को हम यहाँ पे समझ सकते हैं अगर आंसर नहीं पता है तो। वीडियो फाइल को सेव करने के लिए कौन सा फॉर्मेट होता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं AVI फॉर्मेट वीडियोज के लिए होता है, बाकी का एक MP3 का है, एक इमेज का है, और एक आपका एक किसी भी पेज वगैरह का एक एक्सटेंशन है। तो वीडियो के लिए आप AVI फॉर्मेट वैसे भी हमने पढ़ाया है, तो ये पता ही है हम लोगों को। अगला प्रश्न है जब हम अपना कंप्यूटर शुरू करते हैं तो चलने वाला पहला सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? तो कंप्यूटर चालू किया जाता है, सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर चलता है वो होता है बायोस सॉफ्टवेयर, जो कि रोम के अंदर होते हैं। तो बायोस सॉफ्टवेयर सबसे पहले रन होता है कंप्यूटर के अंदर। MS वर्ड के मेनू बार में प्रिंट विकल्प कहाँ मिलता है? तो MS वर्ड के अंदर आप फाइल मेन्यू में जाएंगे और फाइल मेन्यू के अंदर आपको प्रिंट नाम का ऑप्शन मिलेगा। तो सही आंसर है दूसरा। प्रिंटर को संयोजित करने के लिए निम्न में से कौन सा इंटरफेस नहीं होता है? तो प्रिंटर को अगर संयोजित होना है यानी कि उसको कनेक्ट करना है तो कौन सा पोर्ट नहीं होता? आजकल आप देखते होंगे USB पोर्ट आते हैं, वाईफाई मतलब वायरलेस प्रिंटर आते हैं, फाइबर ऑप्टिकल मोड मैंने आज तक कभी नहीं देखा, और सीरियल पोर्ट पहले प्रिंटर आया करते थे। तो यहाँ पर जो सही आंसर है, जो नहीं आते हैं, कौन सा पोर्ट नहीं होता है, वो है फाइबर ऑप्टिकल मोड, सही आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लाइन प्रिंटर है? ये हमने फंडामेंटल में पढ़ाया था। लाइन प्रिंटर के एग्जांपल चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर लिखाए थे। तो यहाँ पर ड्रम प्रिंटर सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा दृश्य तत्व है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार CPCT में रिपीट किया गया है। यानी कि मॉनिटर की स्क्रीन पर सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है जिससे कोई ग्राफिक्स या कोई चित्र बनता है? तो वो है आपका पिक्सल। ठीक है, क्या होता है? पिक्सल। चलिए अगला प्रश्न है कंप्यूटर की किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया? तो जिन लोगों ने पढ़ा है उन्हें पता होगा कि पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब लगाई जाती थी, जिसका आविष्कार जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। डिफ़ॉल्ट प्रिंटर क्या होता है? डिफ़ॉल्ट प्रिंटर का मतलब होता है यदि हम कंप्यूटर में कमांड देंगे तो हमारे कमांड और हम कोई प्रिंटर सेलेक्ट ना करें तो जिस प्रिंटर से कमांड निकलेगी बाय डिफ़ॉल्ट तो उसे हम डिफ़ॉल्ट प्रिंटर कहेंगे। तो वही यहाँ पे पूछा गया होगा। इसका आंसर पढ़ते हैं पहला। यदि उपयोगकर्ता या यूजर द्वारा किसी अन्य प्रिंटर को निर्दिष्ट ना किया जाए यानी कि चुना ना जाए तो ये प्रिंटर उसी प्रिंटर से प्रिंट निकलेगा जिसको हम डिफ़ॉल्ट प्रिंटर कहेंगे। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला ऑप्शन है प्रिंटर एक कैसी डिवाइस है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, हम सभी जानते हैं। अभी तक के क्वेश्चन मुझे इजी लगे हैं, शायद एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे, लेकिन जब मैंने आपको डिटेल समझाई होगी तो मेरे ख्याल से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि रेड हैट एंटरप्राइज लाइनक्स। रेड हैट एक लाइनक्स का नाम है, लाइनक्स का वर्जन होता है, लाइनक्स का फ्लेवर कहते हैं इसको अपन। तो रेड हैट जो लाइनक्स होता है उसमें कौन कौन से दो पार्टीशन अनुशंसित यानी कि रिकमेंडेड होते हैं? आप इंग्लिश पढ़ लीजिए, नहीं समझ में आए तो। In Red Hat Enterprises Linux, which of the following two partition of among the recommended one? है ना, तो कौन से रिकमेंडेड होते हैं ये पूछा गया है। तो रिकमेंडेड पार्टीशन विंडोज वगैरह के अंदर आप हमें ध्यान रखें, एक तो रूट पार्टीशन हमेशा होता है, रूट पार्टीशन हमेशा होता है, दूसरा होता है सिस्टम, ये विंडोज में होता है।
लाइनक्स के अंदर जो बात की जा रही है रेड हैट में, उसके अंदर ये जो काम करता है तो वो होता है रूट और स्वैप नाम का। ये कठिन क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रोटोकॉल है जो वेब आधारित जानकारी को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर के द्वारा उपयोग किए जाने वाले मानक को सेट करता है? इसका मतलब है कि ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल हम इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं, डाटा को एक्सेस करते हैं। तो इसके लिए FTP प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है और प्रेजेंट में FTP की जगह पर HTTP और एक होता है HTTPS इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे HTTP सही है। कंप्यूटर पर रन किए जाने वाले प्रोग्राम को वास्तव में रन करने से पहले हम उसे किस मेमोरी में सेव कर लेते हैं? आपके प्रोग्राम चला रहे हैं कंप्यूटर में, सबसे पहले वो कहाँ मेमोरी में जाता है, किस मेमोरी में जाता है? तो जाहिर सी बात है कि वो कंप्यूटर की मेन मेमोरी में, यानी कि प्राथमिक मेमोरी में या प्राइमरी मेमोरी में चला जाता है। उसके बाद वो रन होता है। अगला क्वेश्चन है कि अधिकांश मेल प्रोग्राम ईमेल में स्वचालित रूप से ऑटोमेटिक तरीके से निम्न में से किस दो भागों को पूरा कर लेता है? जब हम मेल करते हैं तो फॉर्म अपने आप भर जाता है, लेकिन बॉडी हमें भरना पड़ती है। मेल करते हैं तो फॉर्म अपने आप भर जाता है और डेट भी अपने आप भर जाती है। फॉर्म भरना अपने आप भर जाता है, लेकिन टू भरना पड़ता है। फॉर्म अपने भर जाता है और सब्जेक्ट भरना पड़ता है। तो इसमें केवल ये ऑप्शन है जो कि अपने आप भर जाता है, वो ये है फ्रॉम और डेट। फ्रॉम और डेट दो ऑप्शन ऐसे हैं जो ऑटोमेटिकली भर जाते हैं। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक डोमेन कार्यों की एक लाइब्रेरी है, यानी कि पब्लिक डोमेन जो होता है उसका एक लाइब्रेरी है जिसका नाम क्या होगा? तो उसका नाम है विकीपीडिया। सुना आपको विकीपीडिया? तो विकीपीडिया से विकी सोर्स नाम आया है। विकी सोर्स बोलते हैं, याद करना पड़ेगा हमको। विकी सोर्स बोलते हैं अपन। विकी सोर्स इज अ लाइब्रेरी ऑफ पब्लिक डोमेन वर्क्स। ठीक है, विकी सोर्स होता है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में किस विकल्प का उपयोग करके कोई शीर्षक जोड़ सकते हैं? ये क्वेश्चन पहले पेपर में भी आया था और हम स्टाइल विकल्प के द्वारा, जो कि होम टैब में होता है, उससे हम कोई हेडिंग या शीर्षक को जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, MS पावर पॉइंट में होम टैब में कौन सा ऑप्शन नहीं होता? होम टैब में क्लिपबोर्ड होता है, फॉन्ट होता है, पैराग्राफ होता है, लेकिन लिस्ट नाम का कुछ भी पावर पॉइंट में नहीं होता है। एक्सेल में डोनट चार्ट जो होता है, डोनट चार्ट के मामले में क्या सही है, क्या गलत है पूछा गया है। तो देखिए डोनट चार्ट कैसा होता है पहले ही पता होना चाहिए। डोनट चार्ट पाई चार्ट की तरह होता है। पाई चार्ट आप लोगों ने एक्सेल में बनाया होगा, गोल गोल सा बन के आता है, वैसे ही डोनट चार्ट बन के आता है। तो जो काम हम पाई चार्ट से करते हैं वो काम डोनट चार्ट से भी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बताया गया है ये पूरे भागों का संबंधित वर्णन करता है। ये पाई चार्ट में पॉसिबल है तो ये डोनट में भी पॉसिबल है, तो ये गलत नहीं है। उसके वृत्तीय प्रकृति के कारण, और वृत्तीय के बारे में बात कर रहा है, तो वृत्तीय तो सब में होते हैं, पाई में भी होते हैं, इसमें भी होते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही है, गलत नहीं है ना। पढ़ना आसान होता है। और ये डेटा को रंगों के आधार पर दिखाता है, जहाँ पर प्रत्येक रंग श्रृंखला बताता है, ये बात भी सही है। तो तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन अब गलत पूछा गया है तो जाहिर सी बात है बाय डिफॉल्ट लास्ट वाला ऑप्शन गलत होगा। यह क्या, इसका उपयोग स्टॉक की कीमती में उतार चढ़ाव बताने के लिए हम एक से कॉलम बनाना पड़ेंगे, एक से अधिक कॉलम बनाना पड़ेंगे, और एक से अधिक कॉलम का मान हम पाई चार्ट में नहीं दिखा सकते। दिखाने के लिए हमें लाइन चार्ट या कॉलम चार्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ डोनट चार्ट से पॉसिबल नहीं है, तो ये गलत है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड आपको पेज का आकार बदलने के लिए विकल्पों का सेट करने हेतु हम रिबन से कर सकते हैं, मेन्यू बार से कर सकते हैं, और इसके साथ ही डायलॉग बॉक्स कंट्रोल D इससे भी काम कर सकते हैं। तो ये पेज डायलॉग बॉक्स जो होता है उससे भी काम हो जाता है, पेज की सेटिंग। इसके अलावा आप रिबन से भी ये काम कर सकते हैं। और ये फाइल मेनू नहीं होता, वो है आपका पेज लेआउट टैब है ना। अगला प्रश्न है, लाइन स्पेसिंग से आप क्या समझते हैं? लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है जो हमने लाइन लिखी है उनके बीच में गैप करना। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, यह प्रत्येक
टेक्स्ट लाइन की आधार संख्या के बीच में दूरी को सेट करता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर भी हम चार ऑप्शन पढ़ते हैं। यह वर्णों की चौड़ाई बढ़ाता है? नहीं, वर्णों की चौड़ाई कर्निंग कहलाती है। यह वर्णों की ऊंचाई निर्मित करता है? जी नहीं, यह प्रत्येक लाइनों के बीच में जो आधार रेखा है उन्हें सेट कर देता है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है MS वर्ड 2010 में यदि आप वेडनेसडे WEDNESDAY वेडनेसडे लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वेडनेसडे बन जाता है, यानी कि कैपिटल W बन जाता है। तो वर्ड में इस व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ऐसा हो या ना हो, तो ये चरण अव्यवस्थित क्रम में दिए गए हैं, उन्हें उचित क्रम में लगाइए। यानी यहाँ पे स्टेप बताई गई हैं और ये स्टेप पहचानना है कि पहला क्या काम करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, इन्हें उस क्रम में समझाना है। तो उन्होंने दिया है सुनिश्चित करें कि ऑटो करेक्ट टैब चुना हुआ है। तो सुनिश्चित करेंगे तब जब आप पहुंचेंगे, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। और 4 नंबर पर दिया है कि ओके पर क्लिक करें, तो ओके पर क्लिक कर, तो ओके क्लिक करने का काम लास्ट में होगा। तो जाहिर से जिसमें 4 दिया है लास्ट में वो सही होगा। तो देखिए इसमें 4 लास्ट में दिया है, इसमें 4 लास्ट में दिया है, इसमें 4 लास्ट में दिया है। तो तीनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, ये वाला ऑप्शन तो सही है ही नहीं। अब हम देखते हैं इन तीनों में से सही कौन सा हो सकता है। तो हम पहला दिया हुआ है ये सुनिश्चित करें कि ऑटो टेस्ट चुना हुआ है कि नहीं, तो ये काम नहीं कर सकते अपन। यहाँ पहुंचेंगे तब सुनिश्चित करेंगे ना, तो जिसमें पहले नंबर पर पहला दिया वो गलत है, तो ये भी गलत है। बचे आपके ये ऑप्शन और ये ऑप्शन। देखते हैं भाई। नंबर 2, टूल मेन्यू पर क्लिक करें, टूल मेन्यू से जाएं, ऑटो करेक्ट को चुनें। अब देखिए टूल मेन्यू में जाएं, ऑटो करेक्ट को चुनें। ये जो ऑप्शन पूछा गया है 2003 MS वर्ड में से पूछा गया है, और 2010 में शायद टूल मेन्यू तो होता ही नहीं है मेरे ख्याल से। ये आप देख सकते हैं इस टाइप का MS वर्ड होता है। 2013 में आपको ये ऑप्शन देखने मिलेगा इस जगह पे, फाइल पे जाके ऑप्शन पे, और यहाँ आपको प्रूफिंग में जाके ऑटो करेक्ट, यहाँ पे आप टिक कर देंगे कि करेक्ट टू इनिशियलाइज कैपिटल लेटर, फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाए, इन सब पर टिक कर देंगे, चेक अनचेक, तो ये काम करेंगे। हटा देंगे तो ये काम नहीं करेंगे, लगा देंगे तो काम करेंगे। तो ऑटो करेक्ट पे आने के लिए मैंने ये पूरा फंडा किया। पहले मैं फाइल पे गया, ऑप्शन में गया, ये बॉक्स सामने आया, प्रूफिंग में गया, फिर मैं यहाँ पे क्लिक किया। लेकिन अगर हम 2003 में काम करते हैं तो डायरेक्ट टूल्स मेन्यू में जाएंगे और ऑटो करेक्ट पर क्लिक करेंगे तो ऐसा बॉक्स आ जाता है। तो जाहिर सी बात है सबसे पहला काम टूल्स मेन्यू पर क्लिक करेंगे। तो सेकंड नंबर जो स्टेप है वो सही है, यानी सबसे पहले करेंगे सेकंड नंबर का काम और लास्ट में होगा चौथे नंबर का काम। तो फर्स्ट नंबर पर 2 येरा और फर्स्ट नंबर पे 2 येरा, लास्ट में 4 येरा और लास्ट में 4 येरा, दोनों ही सही है। अब देखते हैं या तो 3 पहले होगा या फिर एक पहले होगा। तो टूल्स मेन्यू में जाएं, ऑटो कट पर क्लिक करें, तो दूसरा ऑप्शन सही हो गया। इसके बाद आप वर्ड स्वचालित रूप से आपके लिए कैपिटलाइज करें या नहीं, इस पर दिन के नामों को कैपिटलाइज करने के चेक बॉक्स को चयन करें या चयन रद्द कर दें। ये वाला काम जो है ना ये बाद में होगा, पहले ये करेंगे, पहले चेक करेंगे कि करेक्ट है कि नहीं है। तो इसलिए पहले स्टेप 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो 1, 2, 3, फिर 4 स्टेप बिल्कुल सही है। और वैसे भी दोस्तों अगर आप ये कर ना पा रहे हो, समझ ना पा रहे हो, जिन लोगों ने 2 या 3 चलाया नहीं है या भूल गए हो, तो मैंने बता दूं कि इस तरह के स्टेप वाले क्वेश्चन जो आते हैं उसमें ज़्यादातर पहला वाला ऑप्शन सही होता है। तो अगर नहीं आता तो टाइम वेस्ट ना करें, पहले वाले को आप टिक कर दीजिएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर द्वारा एक निर्दिष्ट कार्य को करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करने के लिए दिए गए निर्देश का समूह एक क्रम है, क्या है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर द्वारा एक निर्दिष्ट कार्य को करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम भाषा का उपयोग करके लिखे गए निर्देशों का समूह कहलाता है। हम कंप्यूटर में काम करते हैं और काम करके जब प्रोग्राम बनाते हैं तो बहुत सी कमांड टाइप करते हैं, उन कमांड का एक क्रम बनाया जाता है, उन्हें क्रम में सजाया जाता है, तो सजा करके जो बनता है उसे बोलते हैं प्रोग्राम। तो वो पूछा गया है कि तमाम निर्देशों का एक क्रम क्या है। तो तमाम निर्देशों सब क्रम जो है वो है आपका कंप्यूटर का प्रोग्राम। सही आंसर है ये।
अगला प्रश्न है, शो मार्कअप की सूची में सभी समीक्षाओं के लिए सभी चेकबॉक्स को चुनें या क्लियर करने के लिए एमएस वर्ड 2016 में डैश फीचर पर क्लिक करना पड़ता है। समझ नहीं आता है तो इंग्लिश में पढ़ें। टू सेलेक्ट और क्लियर ऑल चेकबॉक्स फॉर ऑल रिव्यूअर्स इन द लिस्ट ऑफ शो मार्कअप। मार्कअप में जाकर आपने ऑल रिव्यूअर्स नाम के ऑप्शन को चेक या क्लियर ऑल कर दिया है, तो ये क्लियर द जो ऑप्शन है वो किसके लिए अप्लाई होता है, ये फीचर्स किसके लिए अप्लाई होता है पूछा गया। तो ये फीचर्स अगर हमने ऑल व्यूअर्स पे क्लिक कर दिया है तो ये ऑल व्यूअर्स के लिए ही होगा, तो यहाँ पे ऑल रिव्यूअर्स इसका सही आंसर है। ऑल व्यूअर्स को हटाएंगे लगाएंगे तो ये ऑल रिव्यूअर्स के लिए ही काम करेगा। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड 2013 में कॉलम ड्रॉप डाउन मेनू में डैश विकल्प पर क्लिक करके हम कॉलम की स्पेसिफिक को मैनुअली रूप से चेंज कर सकते हैं। एमएस वर्ड में हम काम करते हैं तो जब कॉलम टैब पे क्लिक करते हैं, सॉरी पेज लेआउट टैब में, और वहाँ कॉलम पे क्लिक करते हैं तो हमको वहाँ पे 2 ऑप्शन और 3 ऑप्शन नजर आते हैं। पेज लेआउट पर गया, देखो ये 2, 3 ये ऑप्शन दिख रहे हैं हमको कॉलम के लिए। हम चाहते हैं 5 कॉलम आ जाए, 6 आ जाए, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, मोर कॉलम पे जाना पड़ता है। तो वही पूछा गया है कि भाई क्या करना पड़ेगा इसके लिए। इसके लिए हमें मोर कॉलम पे क्लिक करना पड़ेगा। आगे पूछा गया है कि रेबिका नाम की लड़की है जो कि ये लड़का हुआ एमएस वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट पर काम कर रही है, कॉलम के बीच में गटर डालना चाहती है। तो गटर को इनेबल करने के लिए पेज लेआउट टैब से डैश को चुनना होगा। अब जरा देखिए 2003 में काम कर रही है, इनसे ये पूछिए 2003 एमएस वर्ड में टैब कब से आने लगे भाई, और पेज लेआउट टैब तो वैसे भी नहीं होता उसमें, तो क्वेश्चन ही गलत है। लेकिन फिर भी अगर बात की जाए 2007 की 2013 की, तो एमएस वर्ड के अंदर हम काम कर रहे हैं और कॉलम के बीच में गटर डालना चाहते हैं, तो इसके लिए पेज लेआउट टैब पे क्लिक करते हैं और वहां से कॉलम नाम के ऑप्शन पे ही क्लिक करना पड़ता है, जहां से हम इसमें कॉलम डाल पाते हैं, कॉलम में गटर डाल पाते हैं, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए किया जाता है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए बहुत सारी कंपनीज अपने अपने कंपाइलर बनाती हैं, लेकिन यहाँ पूछा गया है कॉमन सॉफ्टवेयर पूछा गया है, कौन सा प्रोग्राम है। तो कॉमन सॉफ्टवेयर विंडोज़ के अंदर नोटपैड नाम का होता है, जिसमें आप किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए कोडिंग कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जिसका आंसर सही हो गया टेक्स्ट एडिटर यानी कि नोटपैड। अगर नोटपैड होता नोटपैड सही होता, और टेक्स्ट एडिटर दिया है तो टेक्स्ट एडिटर सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड 2007 में नीचे दिया गया आइकन मेलिंग टैब के किस ग्रुप में आता है। जी देखिए किस ग्रुप में आता है, मेलिंग टैब में आता है, लेकिन किस ग्रुप में आता है, तो ग्रुप भी याद कर लीजिए भैया, ये भी याद कर लो कि ग्रुप कौन सा ऑप्शन किस ग्रुप में आता है। तो ये ऑप्शन आपने देखा होगा कई बार एमएस ऑफिस 2007 में, तो ये ऑप्शन जो मेलिंग टैब में होता है लेकिन स्टार्ट मेल मर्ज वाले ऑप्शन में होता है। आप देखिए 2007 में भी इसी में होता है, 13 में भी इसी में होता है। मेलिंग में गए स्टार्ट मेल मर्ज, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे होता है स्टार्ट मेल मर्ज में। सही आंसर है स्टार्ट मेल मर्ज। अगला ऑप्शन दिया हुआ है कि एमएस वर्ड 2016 में उपरोक्त आइकन यानी कि जी बिंदु आपको दिख रही है, ये वाला आइकन तब प्रदर्शित होता है जब लेटर की मेल मर्ज के तीसरे स्टेप में डैश बटन पर क्लिक करें। तो इसमें आप देखेंगे जब मेल मर्ज में काम करते हैं तो पहले हम डॉक्यूमेंट बल बनाते हैं और उसमें मेल मर्ज खोलने के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं, और तीसरे जब स्टेप में आते हैं तो वहां पर पूछा जाता है कि आप इस डॉक्यूमेंट को किन लोगों के लिए बना रहे हैं। उन लोगों का नाम अगर आपके पास नहीं है तो टाइप न्यू लिस्ट पे क्लिक करें, और अगर हैं तो उसमें आउटलुक, फ्रॉम आउटलुक और यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट के नाम से ऑप्शन होता है। तो इसका आंसर है सही यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, जिस पर क्लिक करेंगे, फाइल को क्लिक करेंगे और ओपन कर लेंगे। देखिए ओपन बोल रहा है, वो सेव नहीं बोल रहा है ना, तो ओपन कर लेंगे यहाँ से। तो यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करना पड़ता है।
अगला ऑप्शन दिया है MS वर्ड में यदि हम मेल मर्ज की प्रक्रिया में लिफाफे के प्रिंटिंग के दौरान रोटेशनल विकल्प को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए निम्नलिखित में से क्या स्टेप्स होंगे, और क्वेश्चन मार्क की जगह पर सही स्टेप बताइए। अब यहाँ पर जो दिया है वो बताना है हमको कि भाई देखो, जब लिफाफे बनाते हैं मेल मर्ज प्रक्रिया के दौरान पर, तो ये पूछा गया है कि इसमें हम रोटेशनल विकल्प का बदलना चाहते हो तो फिर क्या करना पड़ेगा, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सही आंसर बताइए। तो खाली स्थान यहाँ पर क्या होगा, फिर बनाना, लिफाफा विकल्प, जो कुछ समझ में नहीं आएगा आप इंग्लिश पढ़िए तो समझ में आएगा। इन MS वर्ड 2016 if we want to change the rotational option during printing of an envelope in the mail merge process, here are the steps. Fill the question mark with a suitable answer. तो ये बताना है हमको, तो ये स्टेप लिखे हुए हैं यहाँ पे। पहले किस पे क्लिक करेंगे, फिर क्रिएट पे क्लिक करेंगे, फिर एनवेलप पे क्लिक करेंगे। तो देखो, क्रिएट पे क्लिक करना मतलब एनवेलप बनाना होता है वहाँ बनाने के लिए। इसके बाद एनवेलप पे क्लिक करते हैं, प्रिंटिंग पे क्लिक करते हैं। तो ये सब करने से पहले आप कहाँ जाएंगे, क्रिएट कहाँ मिलेगा आपको, मेलिंग टैब में। तो मेलिंग टैब में जाएंगे, फिर क्रिएट में क्लिक करेंगे। तो इसका आंसर सही है मेलिंग, क्योंकि हमको ये मेलिंग टैब में ही मिलता है। ये देखिए, मेलिंग में गए, फिर ये मिल रहा है हमको एनवेलप। तो क्रिएट है ना, तो नंबर 2 क्रिएट, पहला मेलिंग, नंबर 2 क्रिएट। बनाना समझ में नहीं आएगा, क्रिएट समझ में आपको आ जाएगा। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में डैश आभारीकृत क्रॉस टेबुलेशन को जल्दी से करने के लिए, ये बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे। तो जल्दी से कोई टेबल बनानी है अगर MS एक्सेल में, तो उसके लिए सही अच्छा ऑप्शन होता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम एक्सेल के अंदर जल्दी से टेबल बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर लोग समझेंगे मैक्रो का इस्तेमाल जल्दी काम के लिए करते तो हैं, लेकिन वो टेबल बनाने के लिए नहीं करते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि आभारित क्रॉस टेबुलेशन को जल्दी बनाने के लिए क्या करेंगे। तो जल्दी से कोई टेबल बनानी है फास्टली, तो उसके लिए उसके लिए पावर टेबल नाम का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है, और वो मैक्रो इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर सही है पाइवट टेबल या पीवट टेबल जैसे बोलते हैं हिंदी में। तो इसका सही आंसर है ये। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर सुपर स्क्रिप्ट के रूप में स्वरूपित नहीं होता, यानी कि जो सुपर स्क्रिप्ट नहीं बनता। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इंग्लिश में देखें या हिंदी में देख लीजिए। जो आप लोगों के नंबर्स, कॉपीराइट सिंबल, और जो आपके जितने सिंबल्स होंगे है ना, केमिकल सिंबल्स जो होते हैं, या कोई ऑर्डिनरी नंबर होते हैं, ऑर्डिनरी नंबर, तो ये नंबर जो हैं आपके कभी भी सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, हो जाते हैं। मेरा मतलब कहने का ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर सुपर स्क्रिप्ट में निरूपित नहीं होता है। तो आप कॉपीराइट सिंबल बना सकते हैं, आप जब इसे सुपर स्क्रिप्ट में कर सकते हैं, सुपर स्क्रिप्ट में कर सकते हैं। कोई भी सिंबल हो आप उसको सुपर स्क्रिप्ट में कर सकते हैं, लेकिन कोई भी आइकन, किसी भी आइकन को आप सुपर स्क्रिप्ट में कैसे लगाएंगे। कोई आइकन सुपर स्क्रिप्ट में कैसे होते, इमेज होती है, तो वो सुपर स्क्रिप्ट में नहीं आता। उनकी पोजीशन चेंज हो सकती है, लेकिन वो सुपर स्क्रिप्ट में नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आइकन, जो कि सुपर स्क्रिप्ट में या सब स्क्रिप्ट में निरूपित नहीं होते, स्वरूपित नहीं होते। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के इस प्रश्न पत्र का। निम्नलिखित कथन को ध्यान से पढ़िए और उपयुक्त विकल्प चुनिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर से जुड़े वीडियो कैमरा का उपयोग शामिल है। वीडियो कॉन्फ्रेंस में 2 या अधिक कंप्यूटर से जुड़े वीडियो कैमरे चाहिए। वीडियो कैमरों का उपयोग शामिल होता है। सही बात है, गलत बात है? बिल्कुल सही बात है। यदि वीडियो कॉन्फ्रेंस करना है तो दोनों कंप्यूटर में वीडियो कैमरा होना जरूरी है। वीडियो कैमरा नहीं होगा तो आप वीडियो कैमरा के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसका आंसर है, क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है
सही, सत्य, पहला। आपने बात नोट करी, जितने भी क्वेश्चन आए कथन वाले, सारे क्वेश्चंस का पहला वाला सही निकला, इसका भी पहला सही है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, एक सर्किट बोर्ड जिसके माध्यम से कंप्यूटर के सभी घटक संचार करते रहते हैं। तो कंप्यूटर के सभी घटक संचार करते हैं, वो कहलाता है, सारे घटक किस में कनेक्ट होते हैं और किसके माध्यम से संचार करते हैं। अब लोग बोलेंगे सीपीयू के माध्यम से, लोग बोलेंगे यहाँ पे सीपीयू के माध्यम से करते हैं। भाई सीपीयू जो होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक चिप जो होता है, माइक्रो चिप, वो भी तो किसी में फिट होता है। तो सीपीयू भी हमारा किसके माध्यम से करता है? मदरबोर्ड के माध्यम से। सही आंसर है इसका मदरबोर्ड। और मैं जानता हूँ मोस्टली लोगों ने इसका लगाया होगा सीपीयू, कि सीपीयू के माध्यम से हमारे सभी सीपीयू के सभी हमारे कंप्यूटर के एलिमेंट संचार करते हैं, जबकि नहीं है। प्रोसेस करता है सीपीयू, बट सभी एलिमेंट, मेमोरी, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस, सब कनेक्ट होते हैं हमारे मदरबोर्ड से, और मदरबोर्ड के माध्यम से वो संचार करेंगे, तब सीपीयू काम करता है। तो इसका आंसर सही है मदरबोर्ड। ठीक है, तो आज के 52 क्वेश्चन पूरे हो गए। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे? मेरे हिसाब से इसके अंदर 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो कि बहुत ही मतलब आप लोगों ने टफ होंगे, और जिन लोगों ने बेसिक कंप्यूटर पढ़ा उनके लिए तो डेफिनेटली टफ होंगे 2-3 क्वेश्चन। लेकिन फिर भी अगर आपने कंप्यूटर अच्छे से पढ़ा है तो 52 नंबर में से 38 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। आज के पेपर में भी तो कोई टफ पेपर नहीं लगा मुझे। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन टफ लगा हो, कैसा लगा हो क्वेश्चन, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, ज़रूर बताएं। और आपके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं ये हमें ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगले ऐसे ही किसी पेपर के साथ, किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सब बखैर।